हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है एंड प्रोडक्ट प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम क्या चीज़ ले रहे हैं, देखिए जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है, तो प्रोडक्ट प्लानिंग के बाद का जो स्टेप होता है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। प्रोडक्ट प्लानिंग में आपने ये प्लान कर लिया कि किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, और तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपने ये देखना है कि उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ में आपके पास ये देखना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ हैं या नहीं है, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ है या नहीं है, कि क्या कंपनी या क्या वो ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोडक्ट टेक्निकली प्रोड्यूस कर सकता है, क्या उसके पास वो टेक्निक है, क्या उसके पास उतने रिसोर्सेज हैं या नहीं कि वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मेनली आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना है, और इसके लिए आपके पास क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के 3 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन किस वर्ड से मिलकर बना है, स्टैंडर्ड से। अब ये प्रिंसिपल जो है इस चीज़ पर स्ट्रेस देता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड आपका विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है। किसी भी तरीके का स्टैंडर्ड जो फिक्स किया गया है प्रोडक्ट के लिए, वो प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए जाते हैं, बहुत इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स ISI मार्क के हिसाब से बनाए जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स FPO के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड फिक्स होता है, तो वो प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अब अगर वो प्रोडक्ट उस स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होगा तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को पसंद करेगा, और उसकी जो सेल है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, लार्ज स्केल का होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर प्रोडक्शन लार्ज स्केल का है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका कैसा हो जाएगा, लार्ज स्केल का हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स को वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, तो कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स एंड सेल्स वो भी सब क्या होंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये कुछ जो बेनिफिट्स हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करने के, वो ये सब हो सकते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट आपका सिंपल होना चाहिए। प्रोडक्ट सिंपल कहने की बात नहीं है यहाँ पर आपकी बात आती है प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड, कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है कंपनी की, दैट शुड बी सिंपल। प्रोडक्ट लाइन शुड बी सिंपल। प्रोडक्ट लाइन आपकी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। सिंपल का मतलब कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके साइज़, उनके डिज़ाइन, उनके जो फॉर्म है वो कैसे होने चाहिए, बहुत न्यूमेरस नंबर में नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए, ताकि आप इजीली उसको मैनेज कर सको। अगर आप एक ही चीज़ के बहुत सारी वैरायटीज़ बना रहे हो तो आप उस सबको संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उस चीज़ को आपने क्या रखना है, मिनिमम रखना है। अपनी प्रोडक्ट लाइन को क्या रखना है, बिल्कुल सिंपल रखना है। बहुत सारी हौच पौच नहीं करना है, सिंपल रखना है, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट जो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है वो आपकी कैसी होगी, कम होगी। क्योंकि जितने ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स आप बनाते जाएंगे उतना ही आपको वो स्टोर भी करना पड़ेगा, अलग अलग उनके लिए रैक्स, अलमीराज रखने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अलग अलग आएगी। क्योंकि डिमांड, अगर आप जितनी वैराइटीज़ कस्टमर को ऑफ़र करेंगे, कस्टमर उतनी ही वैरायटी की फिर डिमांड करेगा। कि उसे सपोज़ अगर मार्केट में एक वो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, उसको उसकी एक ही वैरायटी मिल रही है तो वो एक ही प्रोडक्ट खरीदेगा। लेकिन अगर उसको 10 वैरायटी का प्रोडक्ट वो मिल रहा है तो वो क्या कहेगा कि मुझे हर एक वैरायटी में से एक एक दे दीजिए। तो वो हर एक प्रोडक्ट की डिमांड करेगा अगर आप उसको वैरायटी ऑफ़र करेंगे। तो अगर आप प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, सबसे पहले आपकी स्टोरेज एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो आपकी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अब उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट लाइन कैसी होगी, यूज़फुल होगी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कस्टमर को सिंपल रहेगा चूज़ करना। क्योंकि कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स उनके आगे ऑफ़र किए जाए तो कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाते हैं।
और आपका जो मार्केटिंग प्रोग्राम होगा वो भी कैसा हो जाएगा, वहाँ पर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। और जो आपके आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हैं, आउटडेटेड प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस नहीं करोगे, उनकी प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर आप बंद कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन से आपको मिल सकते हैं। इसी कंटेक्स्ट में आपका थर्ड प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर आपको ये देखना है कि एक कंपनी को, एक मार्केटिंग फर्म को, एक प्रोड्यूसर को ये एम रखना है कि वो बिना अननेसेसरी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन को ऑफ़र किए अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड करे। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की वैराइटीज़ ऑफ़र करने की बजाय वो 1, 2, 3 फील्ड्स में अगर वो स्पेशलाइज्ड करता है किसी फील्ड में, तो वहाँ पर उसको कॉस्ट की इकोनॉमीज़ प्रोवाइड अवेलेबल हो जाएंगी, इकोनॉमीज़ ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और सेटिस्फेक्शन वो ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएगा कस्टमर्स को, क्योंकि वो एक फील्ड में क्या हो गया है, स्पेशलाइज्ड हो गया है। तो कस्टमर सबसे पहले कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि कस्टमर को पता है कि ये फर्म उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है। तो जैसे LG है, LG के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स फेमस हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में कैसी हो गई, स्पेशलाइज्ड हो गई। वीके पब्लिकेशंस है, बुक्स में स्पेशलाइज्ड है। इसी तरह से और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो जिन्होंने अपना एक स्पेशलाइजेशन मार्केट क्रिएट किया हुआ है। अब वो क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए उनको बहुत सारे बेनिफिट्स उसके लिए मिलते हैं। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनका हाई लेवल का होता है। तो ये बेनिफिट्स वो इन प्रिंसिपल से ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको ये 3 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला आता है आपका प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये 3 प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कुछ इसमें एडवांटेजेस भी आपको दी गई हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी डिटेल आप बना सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से क्या बेनिफिट होंगे आपको, क्योंकि आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग देखा, उसमें आपने ये देखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कंपनी के पास है या नहीं, और इन प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखते हुए आप क्या कह सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस इसकी हो सकती हैं। सबसे पहले कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो आपको हेल्प करता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने में। आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं भागेंगे, अपनी प्रोडक्ट लाइन को सिंपल रखेंगे, स्पेशलाइज्ड रखेंगे, तो आपके क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकल कर आएंगे। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सेटिस्फैक्शन भी आपके प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो जाती है। कंपनी के प्रॉफिट्स एंड सेल्स ऑल्सो इंक्रीज़। कॉस्ट आपकी कंपनी की कैसी हो जाती है, डिक्रीज़। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मिल सकते हैं अगर आप उसका एक प्रोसेस फॉलो करें और उन प्रिंसिपल्स को उसमें शामिल करें। अब मेन पार्ट आता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं, विच कैन बी नेम्ड एज एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन। दूसरा है आपका प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। थर्ड इज़ पैकिंग इम्प्रूवमेंट, पैकेजिंग और पैकिंग इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले पॉइंट में आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को इनोवेट करना है। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम उस प्रोडक्ट की फ़िज़िकल शेप को चेंज कर दें, बट हम नई कैरेक्टरिस्टिक्स भी उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट निकाल कर लाना है, हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी नई एप्लीकेशन या कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपने कभी ऐड देखी होगी तो कई बार किसी ऐड में इस तरह से दिखाया जाता है, पहले तो वो नॉर्मल ऐड आती थी, अब कि पहले आपने इस प्रोडक्ट में ये देखा था, अब इस प्रोडक्ट का एक नया फीचर भी हम लॉन्च कर रहे हैं जो इस तरह से है। तो इस तरह से नए फीचर जब लॉन्च किए जाते हैं तो डेट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट इनोवेशन, जहाँ पर नए आइडियाज़ को जनरेट करना है, उनकी स्क्रीनिंग करनी है और रिसर्च करके उसको इनोवेट करना है, ताकि कस्टमर के टेस्ट और लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स के हिसाब से ही उस प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन किया जाए और कस्टमर को वो इनोवेशन पसंद आए। उसके बाद आता है प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट। आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट आपकी होती है क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप, साइज़, इन सब में चेंज करके। तो आपने प्रोडक्ट की जो वैराइटीज़ हैं उनमें चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट करनी है। इम्प्रूवमेंट से क्या होगा कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट बिल्कुल नया लगेगा, नयापन आएगा, कस्टमर उसको फिर से यूज़ करना स्टार्ट करेगा। अगर उसकी सेल डाउन जा रही है तब हम प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट का सहारा ले सकते हैं। हम उसमें क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, साइज़
छोटा कर सकते हैं, साइज़ बड़ा कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका पैकिंग चेंज कर सकते हैं, उसकी जो पैकेजिंग इम्प्रूवमेंट में ऑलरेडी हम पढ़ेंगे कि पैकेजिंग इम्प्रूवमेंट भी इसका एक एलिमेंट है, जिसमें आप पैकेजिंग का स्टाइल चेंज करेंगे। जैसे दिवाली के गिफ्ट्स आप देखते थे कि पुराने टाइम में हम दिवाली पे किस तरह के गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, मिठाई के बॉक्सेस होते थे। आजकल मिठाई के बॉक्सेस आउटडेटेड हो गए हैं। आजकल मार्केट में जब आप दिवाली के टाइम पर देखते हैं तो बहुत ही वैरायटी ऑफ गिफ्ट पैक्स अवेलेबल होते हैं, चॉकलेट्स के, फ्रूट्स के, आपके ड्रिंक्स के होंगे, एप्पल ड्रिंक के या जूसेस के, इस तरह के अलग अलग बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं। बहुत अच्छी पैकिंग इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं। तो इस तरह से जब कोई कंपनी पैकिंग इम्प्रूवमेंट करती है तो भी कस्टमर उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है कि ईजी टू हैंडल हो पैकिंग, कॉस्ट एफिशिएंट पैकिंग हो और रीयूजेबल पैकेजिंग उसमें यूज़ की जा रही है कि बाद में भी हम उस पैकेजिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर यूज़ की जाएँ तो दे विल हेल्प इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब इसके बाद आता है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो ऑलरेडी हम उसमें कर चुके हैं आपकी एडवांटेजेस में, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसमें वही पॉइंट आएंगे। इंक्रीज़ इन प्रॉफिट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा आपका। बट लास्ट इस चैप्टर में जो पॉइंट है वो है स्कोप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कंबाइंड फॉर्म में लिया गया है स्कोप ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसमें आपने किस तरह के पॉइंट्स बनाने हैं, इसमें आपने देखना है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड आप किस किस फीचर में चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट के साइज़ में, प्रोडक्ट के कलर में, प्रोडक्ट के ब्रांड में, प्रोडक्ट के लेबल में, प्रोडक्ट की पैकेजिंग में, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, यूजेस, गारंटी, किसी भी फीचर में आप प्रोडक्ट के चेंज कर सकते हैं जिससे आपके प्रोडक्ट में डेवलपमेंट हो, कुछ चेंज हो, जिसकी वजह से कस्टमर वापस उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और उसको परचेज़ करने में अपनी ईगरनेस दिखाए, क्योंकि वो चीज़ उसको अट्रैक्ट करेगी तो सेटिस्फाई भी करेगी। तो आप टाइम टू टाइम इन वेरिएबल्स पर अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपके प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा और जो आपने प्रोडक्ट प्लानिंग की है उसी के हिसाब से आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो कस्टमर्स को वो पसंद भी आएगा, सेटिस्फाई भी अच्छे से करेगा और आपके जो प्रॉफिट्स हैं, सेल्स हैं, वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो ये था आपका प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इनिशियल चैप्टर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस जो डिटेल में आएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।